ईरान को सुधारने में लगे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मुल्क को ईरान बना दिया है। ईरान के एहतजाजियों को पुलिस की गोली से बचाने का दावा करने वाले ट्रंप अपनी ही आवाम पर गोलियां बरसा रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका में अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन के नाम पर ट्रंप ने अपनी स्पेशल फोर्स को ऐसी खुली छूट दे दी है कि अब वो किसी को भी सरेआम गोलियों से भून रही हैं। अमेरिका की सड़कों पर कैसा एहतजाज हो रहा है, क्यों हो रहा है और ट्रंप अपने ही घर में क्यों घिरते जा रही हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फिर बहस का आगाज करते हैं। गिरफ्तारी की मुखालिफत करने पर गोली मारी गई। 5 सेकंड में एक शख्स पर खाली कर दी गई पूरी की पूरी मैगजीन। सड़क पर लाखों एहतजाजियों का हुजूम। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे ईरान का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि ईरान में एहतजाजियों पर गोली चलवाना गलत है, लेकिन अपने ही मुल्क में बेगुनाहों को पुलिस सरेआम गोलियों से भून रही है। ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि वो ईरान में इक़्तिदार मुखालिफ भीड़ की हिमायत करते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में जारी एहतजाज को शांत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपने ही मुल्क अमेरिका में ईरान जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और यही वजह है कि जो ट्रंप ईरान में मदद भेजने की बात कर रहे थे, अब उनके ही मुल्क में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर गदर मचा रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त जो हो रहा है वो काफी भयावह है। अमेरिका में आवाम का गुस्सा क्यों हाई है, इस ताज़ा घटना से समझिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए गैर कानूनी तारकीने वतन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैनात किए गए फेडरल एजेंट्स इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि वो इंसानी जिंदगी की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। अमेरिका के मिनियापोलिस में एक आदमी आइस एजेंट्स की गोलियों का शिकार हो गया। दरअसल पुलिस ने अप्रवासी होने के शक में 37 साल के एलेक्स प्रेटी को जब रोका तो हाथापाई शुरू हो गई। आईसीई एजेंट्स ने एलेक्स पर पेपर स्प्रे मारा, इसके बाद उन्हें जमीन पर गिरा दिया। काफी देर तक हाथापाई हुई, लेकिन आखिरकार एक पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाली और दनादन गोलियां चला दी। 5 सेकंड में एलेक्स को कम से कम 10 गोलियां मारी गई। आईसीई एजेंट्स का इल्जाम है कि एलेक्स के पास गन थी, इसी वजह से सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें मारा गया। लेकिन इस घटना के बाद मिनियापोलिस समेत पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस शख्स को प्रवासी होने के शक में रोका जा रहा था वो एक अमेरिकी शहरी है। सड़कों पर लोग आईसीई एजेंट्स और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन लोगों का गुस्सा और ज्यादा तब बढ़ गया जब एहतजाजियों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। एहतजाजियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। अमेरिका में इस तरह का ये पहला कत्ल नहीं है, क्योंकि 7 जनवरी को पुलिस ने मिनियापोलिस में ही 37 साल के रैनी गुट को गोली मार दी थी। 2026 में आईसीई एजेंट्स 29 वारदातों में शामिल थे, जिनमें 16 शूटिंग्स शामिल हैं। आईसीई इन्फोर्समेंट और डिटेंशन में 2025 में 32 मौतें, ये पिछले साल से 3 गुना ज्यादा और आईसीई की तारीख में सबसे ज्यादा है। ईरान में बगावत की आग पर ट्रंप अभी तक अपनी रोटी सेक रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ट्रंप के आंगन में खुद आग लग गई है, जिसे बुझा पाना ट्रंप के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम। दूसरों को नसीहत करने वाले ट्रंप क्या अपने घर में झांकेंगे, और जो ट्रंप अपने घर में यानी कि अमेरिका में जो कार्रवाई करवा रही हैं वो कितनी सही है? क्या ट्रंप को इसकी खुली इजाजत दी जा सकती है? इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। कमर आगा साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले कमर आगा साहब आपके पास आना चाहूंगी। मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस पैदा हुआ और ईरान में अभी हाल में जो हमें मुजाहिरा एहतजाज देखने को मिला, ट्रंप सीधे आके दिखाते हुए ईरान को नजर आए थे और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। आज अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, ट्रंप अपने अंदर झांकेंगे, क्या आपको लगता है? देखिए,
ट्रम्प साहब अभी फिलहाल तो उनकी जिस तरह की नीतियां हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, उससे तो लगता है कि वो काफ़ी सख्त कदम इक़्तिदाम उठा सकते हैं और पूरी कोशिश कर सकते हैं दबाने की। मगर ये है कि मसला सिर्फ उस एक बेगुनाह की जान जाने का नहीं है, बल्कि और भी बड़ी परेशानियां हैं अमेरिका के अंदर। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है। जिस तरह की बातें की जा रही हैं, फोकस किया जा रहा है अमेरिका को, ऐसा नहीं है। लोग बहुत अंडर एम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयड से ज़्यादा होने की वजह से उन्हें परमानेंट जॉब नहीं है। कोई 5 हफ्ता काम कर रहा है, कोई 5 महीना काम कर रहा है, कुछ दिन काम करता है, फिर बेकार हो जाता है, फिर नौकरी ढूंढता है। ये बड़ी ख़राब है। ज़्यादातर जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थी बंद हो चुकी है। लोग काफ़ी परेशान हैं और इन्फ्लेशन भी है। फिर दूसरी तरफ गुस्सा इस बात का भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे आम जनता वहाँ की सहमत नहीं है। ये फार राइट ग्रुप्स हैं जो हमेशा से फ्रिंज एलिमेंट होते थे, और वो फिर रेसिस्ट ग्रुप्स भी उनके साथ हैं। जिस तरह की पॉलिसी वो कर रहे हैं ब्लैक अफ्रीकन के साथ, या जिस तरह की सिंपल बातें जो वो कर रहे हैं कि हम बाहर के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम निकाल देंगे तो सब लोकल लोगों को जॉब मिल जाएगी। ये सब एक इस तरह ऐसे मुल्क नहीं चलते। ये लोग काफ़ी समय से वहाँ पे हैं। अमेरिकन इकनॉमी में इनका काफ़ी योगदान भी है। इनके जाने से एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। हाँ, धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ना हटाया जाए, जो इलीगल है उनको ज़रूर कदम उठाया जाए, लेकिन कोई तरीका होता है जिस तरीके इनह्यूमन तरीके के से उन लोगों को से डील किया जा रहा है, इसको भी लेके काफ़ी चिंताएं हैं अमेरिका के अंदर। और फिर दूसरी बात ये है कि उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सफ़र कर रहा है। ये जो बाहर से लोग आते हैं, लीगली आते हैं, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, कम पैसे में काम होता है, उनसे लिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें से बहुत बड़ी संख्या में वापस भी जाते हैं, टेक्सास और दूसरी तरफ से जो आते हैं, या कुछ रुकते भी हैं। अब वहाँ पे सब तो वापस नहीं गए, मगर घरों के अंदर बैठे हुए, निकल नहीं रहे डर की वजह से। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में एप्पल पिकिंग और दूसरे जो सब काम हो रहे थे वो बिल्कुल ठप पड़े में हैं, और उससे बहुत नुकसान हो रहा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है अमेरिका के अंदर, हम सब जानते हैं। ओवरऑल ये जो शुरू हुआ है, इसकी काफ़ी उम्मीद थी कि ये होगा, और ये रुकने वाला आसानी, रुक भी जाएगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा। और ये एक लंबी स्ट्रगल वहाँ पे अमेरिका के अंदर लेफ्ट एंड राइट के बीच में शुरू होती हुई नजर आ रही है। जी, जेके त्रिपाठी साहब, आपके पास आना चाहूंगे। सर, आपसे समझने की कोशिश करूंगी अमेरिका में जो मौजूदा हालात हमें नजर आ रहे हैं। अमेरिका का जिक्र इसलिए करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वो बार बार दुहाई देते हैं और लोगों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, कहीं भी नाइंसाफी होगी तो वो उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े होंगे। आपको लगता है कि अब अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करेगा? ये सुपर पावर है, आंखें मूंद ली जाएंगी, और इसका क्या असर होगा जो अमेरिका में भी हो रहा है? शबनम, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी सर, आप ही से मेरा सवाल है, जेके त्रिपाठी सर। देखिए, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मैं सलाम करने के बाद ये कहना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में कि ट्रंप के की हुई कार्रवाई या उनकी की हुई सनक अब अमेरिका को भी भारी पड़ने लगी है। आपने देखा कि ट्रंप ने जैसे कि आगा भाई ने कहा कि बड़े दावे किए कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को ख़त्म कर दूंगा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अमेरिकन को जॉब दूंगा, लोगों को H-1B वीज़ा कम करूंगा। सवाल ये देखिए, पहली चीज़ कि अमेरिका में 50% से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचते ही नहीं हैं। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंचते नहीं तो आप उस काबिल ही नहीं है कि बड़े सोफिस्टिकेटेड जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या ऐसे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के आप ले सकते हैं। और एक झटके से ये कह देना कि आप ख़त्म कर देंगे, तो आप उसका रिप्लेसमेंट कहाँ से लाएंगे भाई? आपके पास क्या रातों रात पढ़े लिखों की टेक्नीशियंस की फौज या डॉक्टर्स की फौज तैयार हो जाएगी? दूसरी चीज़, ये जो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स, अरे भाई अमेरिका तो सारा ही इमिग्रेंट से बसा हुआ है। खुद ट्रम्प साहब के दादा मरहूम जो हैं वो जर्मनी से आए थे, तो उस हिसाब से तो ट्रम्प भी इमिग्रेंट हो गए। तीसरी चीज़ ये कि देखिए,
अमेरिका में खुद ही इनके खिलाफ, जैसा कि आगा साहब कह रहे थे, कि खुद ही इनकी पॉलिसी से परेशानियां शुरू हो गई हैं। वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है, जॉबलेसनेस बढ़ने लगी है, और आपने देखा कि मिनियापोलिस में एक औरत मार डाली गई और दूसरे कई लोग गिरफ्तार किए गए जिन्होंने कहा कि हम ट्रम्प की इस इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ। तो जब तक आप एक अल्टरनेटिव नहीं चुनते, अल्टरनेटिव चुनिए और उसके बाद पॉलिसी आप डिक्लेयर कीजिए। जब तक आपके पास एक अल्टरनेटिव नहीं होता तब तक आप ऐसी पॉलिसी करने का आपको कोई तुक नहीं। और ट्रम्प के बारे में तो देखिए मशहूर है, पहले टर्म में भी ट्रम्प ने जैसे व्यवहार किया था, जैसा बर्ताव किया था, उससे लगता था कि कोई सनकी है। लेकिन जब ये अपने दूसरे टर्म में आए, इन्होंने विक्ट्री स्पीच दी तो लगा कि बड़ी बैलेंस्ड स्पीच है, शायद ये अच्छे होंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने ये दावा करने के बावजूद कि पुतिन तो मेरे दोस्त है और मैं 24 घंटे में ख़त्म करा दूंगा रूस यूक्रेन युद्ध, वो जंग ख़त्म नहीं करा पाए, कई और जंगें शुरू करा दी। ये नोबेल प्राइज़ के क्लेम करने से ठीक पहले ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं दुनिया को दिखती हैं। और अब देखिए क्या है कि आपने कहा कि चीन के ऊपर हम इतना 100% टैरिफ लगा देंगे। चाइना ने कह दिया कि ठीक है, हम आपके यहाँ से सोयाबीन इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं देंगे। तुरंत ये आ गए लाइन पर और इन्होंने कह दिया कि नहीं जी, वो हम अभी अवेयर्स करते हैं। फ्रांस के ऊपर 200% टैरिफ की इन्होंने धमकी दी कि फ्रांस ग्रीन लाइन पे इनके खिलाफ। और जब लोगों ने समझाया शायद, तो फिर बोले अभी वो अवेयर्स करते हैं क्योंकि ग्रीन लाइन पे एक कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो चुका है। तो देखिए, उनकी आदत ये है, परेशानी उनके स्टेट ऑफिस के, उनके विदेश विभाग को होती है कि वो कुछ कह देते हैं, फिर विदेश विभाग को लिपापोती करनी पड़ती है, उस पर कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन करना पड़ता है, फिर ट्रम्प वापस अपने लाइन पे आ जाते हैं। इवन इंडिया पे देखिए, इवन हिंदुस्तान पे उन्होंने कहा कि जी हम 25% टैक्स लगा देंगे, फिर टैरिफ 50% किया, लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आपने भी देखा होगा, कल या परसों हमारे उनके टेक्सटाइल मिनिस्टर की स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि ये उम्मीद थी कि ट्रम्प के इस टैरिफ बैन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, उसमें 8% की ग्रोथ हुई है पिछले 6 महीने। तो हमने तो अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, लेकिन ट्रम्प को नुकसान हो रहा है कि उनके लोगों को, उनकी जनता को जो चीज़ें सस्ते में मिलती थी वो महंगी मिल रही है। जो काम वहाँ हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या साउथ इंडिया के और लोग ज़्यादा सस्ते में कर रहे थे, वो उनको महंगा मिल रहा है जी। इसके साथ ही कई चीज़ें, देखिए अमेरिका सब कुछ नहीं प्रोड्यूस करता, अमेरिका कई चीज़ें इंपोर्ट करता है, अपनी ज़रूरत की 80% चीज़ें इंपोर्ट करता है। और वो 80% चीज़ें अगर आप टैरिफ बम लगाएंगे तो वो महंगी हो जाएंगी, नेचुरली उसका वो बूमरैंग हो जाएगा, उसका असर तो आपकी जनता पे हो और फिर आप पे आखिर पड़ना ही है। तो वही हो रहा है, अब उनके खिलाफ लोग हो रहे हैं। ठीक है सर। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपके पास आना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन के दौरान, अपने कैंपेन के दौरान कहते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज है वो अमेरिकन फर्स्ट है। वेयर इज अमेरिका, अमेरिकन फर्स्ट। आप अमेरिकन को गोली मार रहे हैं अपने स्पेशल गार्ड्स के जरिए, उसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। क्या अमेरिका के ही लोग अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े तौर पर मोर्चा खोल सकते हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही जो एहतजाज हो रहे हैं वहां तक महदूद होकर रह जाएंगे? माजी के एहतजाज और अब के एहतजाज को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तो उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहा। एक तो जो घुसपैठी आए हैं, इमिग्रेंट जिसको कहते हैं, वो वेनेजुएला और दूसरे मुल्कों से जो है आके यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम उनको निकाल बाहर करेंगे। तो हमने भी देखा भारत में कई इमिग्रेंट्स को हथकड़ी डाल के मिलिट्री हवाई जहाज में भेजे और कई मुल्कों को भेजे। कुछ ने रिजेक्ट किया लेने से, कुछ एक्सेप्ट कर रहे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने वादा किया था कि उनके साथी मेक अमेरिका ग्रेट के मागा जिसको कहते हैं, उनका मेन मकसद ये था कि उन्होंने वादा किया था कि मेक अमेरिका ग्रेट जो है इक़्तिसादी तौर पे और फौजी ताकत से,
और उन्होंने कहा कि दुनिया में भी काम करना है अमन के लिए, हम अमन के लिए काम करेंगे और कोई नई जंग नहीं छेड़ेंगे। और तीसरा उनका बड़ा वादा था टैरिफ लगा के। तो उन्होंने तीनों पे भी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन तीनों में कहीं ना कहीं रुकावटें खड़ी हो गई। इमिग्रेशन में जो है वो कुछ स्टेट्स जैसा कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा है और दूसरे बड़े स्टेट्स जो हैं वहाँ ये इमिग्रेंट्स के बगैर वहाँ आर्थिक प्रगति होना मुश्किल है। हमारा आगा साहब ने बताया है एग्रीकल्चर में किस तरह से असर हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, रियल एस्टेट जो मकान बनाते हैं, वो ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा मेक्सिको और लैटिन अमेरिका के काम करने वाले हैं। उनके बगैर जो है ये रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ठप हो गया है ऑलमोस्ट। तो लोग परेशान हैं कि किराए महंगे हो गए हैं। घर जो छोटा सा घर 2 कमरों का $3.5 लाख में जो मिलता था, अब दुगना हो गया, तिगना हो गया कई जगह। तो लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और जो अमन का वादा किए थे ये, तो उसके खिलाफ जा रहे हैं। कहीं वेनेजुएला में बमबारी कर रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड को लेने की धमकी कर रहे हैं, ईरान के ऊपर दोबारा जंग करने की बात कर रहे हैं और पनामा के सिलसिले में और यूरोपियन यूनियन से भी उनका रिश्ता नाता बहुत ख़राब हो गया है। तो लोग परेशान हैं कि आपने वादा करके हमारे वोट लेके तो प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन जो करना चाहिए था आपको वो नहीं कर रहे हैं। और ये बड़े स्टेट्स कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क वगैरह, तो इमिग्रेंट्स के बगैर वहाँ काम नहीं चलता। और ट्रंप ने फौज भेज के, नेशनल गार्ड्स भेज के इन स्टेट गवर्नमेंट्स के बरखिलाफ वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती भेज रहे हैं बॉर्डर के ऊपर वगैरह। तो वहाँ जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दूसरे सर्विस सेक्टर में भी हज़ारों के लाखों के लोग वहाँ बाहर के, उनके बगैर अमेरिका की आर्थिक स्थिति ठप हो जाएगी। यही जो मेहनती लोग हैं बाहर से आके दिन रात मेहनत करके अमेरिका को ग्रेट बनाते हैं और उन्हीं के खिलाफ ये बुरा भला कहा जा रहा है। उनको डरा धमका के जो पकड़ के बहुत ही जलील किया जा रहा है, उनको बेइज्जती की जा रही है और डर खौफ में लोग रहते हैं। देखिए, एक साफ करने के लिए कुछ महीने पहले मैं वहीं रहा हूँ, तो $100 लेते थे कुछ स्टेट्स में, जैसे टेक्सास में मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब आप $300 भी दिए तो घर साफ करने के लिए कोई नहीं मिलता। तो अब डर से छुपे हुए हैं लोग और लोग परेशान हैं, काम करने वाले, उनका घर साफ करना है वगैरह। तो तीसरा बड़ा कारण टैरिफ का जो उन्होंने बताया था, टैरिफ तो लगा दिए भारत को और कई देशों को, कुछ पे कम भी किए बातचीत के बाद, ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। लेकिन टैरिफ कौन देता है? भारत तो नहीं देता। ये अमेरिकी अवाम जो भी खरीदते हैं, जो चीज़ें $10 में मिलती थी अब $15 हो गई हैं, $20 हो गई हैं। तो अमेरिकी अवाम को जो है ये टैरिफ का ज़्यादा प्राइस उनको देना पड़ रहा है। और कॉरपोरेट सेक्टर भी बहुत नाराज़ हैं कि हमारा मुनाफा जो है कम हो रहा है और टैरिफ एक के बाद देशों के पर डालने का ये योजना महंगा पड़ रहा है। और जो लोग घर की चीज़ें $50 में लेते थे, 75 हो गए, 80 हो गया। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और तनख्वाह वहीं की वहीं है। तो इन चीज़ों से लोग परेशान हैं और लोग ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के हक में जो वोट दिए थे वो भी नाराज़ हो गए हैं कि आप जो वादा कर रहे थे उसके खिलाफ जा रहे हैं और जंग कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं और इमिग्रेंट्स को बिला वजह
धमकियां देके अमेरिका से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके उनकी अर्थव्यवस्था जो है काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। जी ठीक है सर। कमर आगा सर, आपके पास आना चाहूंगी। सेकंड टर्म जब से ट्रंप का शुरू हुआ है, दौर इक़्तिदार जब से इन्होंने संभाला है अपना सेकंड टर्म, कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कि सोचने पर मजबूर करती हैं, परेशान करती हैं, बेचैन करती हैं। गाजा के अंदर फिलिस्तीन में आपने हजारों लोगों को मरवा दिया अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, या फिर इजराइल की हिमायत कर। वेनेजुएला के सदर को आप किडनैप कर लेते हैं, जो मुल्क आपकी नहीं मानते हैं या आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, टैरिफ बम उनके ऊपर आप फोड़ देते हैं एक तरीके से। आपको क्या लगता है, एक जो इमेज अपनी क्रिएट करना चाह रहे थे और कहा जाता था ट्रंप के बारे में कि बिजनेस माइंडेड है, क्या वो इमेज भी अब धुंधली होती हुई जा रही है? जी बिल्कुल सही कहा, और एम्बेसडर त्रिपाठी और प्रोफेसर पाशा ने बहुत डिटेल से बातें बता दी पहले ही। दूसरी बात यह है कि देखिए, अमेरिका में इस वक्त उनकी पावर का बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, डॉक्टर पाशा ने अभी बताया, बहुत ज़बरदस्त सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममदानी जो इलेक्शन जीता है न्यूयॉर्क में मेयर का, उसकी इलेक्शन कैंपेन्स में बातें क्या हो रही थी कि हम बस का किराया कम कर देंगे, फ्री कर देंगे, हाउसिंग जो है वहाँ पे बहुत महंगी पड़ रही है, लोग दे नहीं पा रहे, काफ़ी दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, रहते हैं, उसको हम कम करेंगे, रेंट को कम करेंगे। इस तरह की बहुत सी डिमांड्स हैं। ऐसे लग रहा था जैसे दिल्ली की जो डिमांड्स हों उस तरह की बातें, या किसी दूसरे डेवलपिंग नेशन में जिस तरह की डिमांड रखी जाती हैं उस तरह की बातें वहाँ पे हो रही थी। और वो इलेक्शन जीता, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीता। इसके मतलब ये कि कितनी सख्त वहाँ पे, और उसने कोई सी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और वहाँ पे कितनी बड़ी समस्या है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रम्प साहब का सोचना ये है कि वेनेजुएला का ऑयल अगर उनको मिल जाएगा, ईरान की ऑयल का तेल पे कब्जा कर लो, और फिर उसके अलावा ग्रीनलैंड में बहुत तेल, गैस और दूसरे मिनरल्स हैं वो मिल जाएंगे हमें, तो अमेरिकन इकनॉमी बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ईरान के तेल और ईरान का तेल मिल जाएगा, ईरान से फिर हम सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते। अगर होगा भी तो ये नहीं मालूम, ईरान पे अगर अटैक होता है तो पूरे क्षेत्र में, उस पूरे खित्ते में मुसीबत आ सकती है, तेल की सप्लाई बंद हो सकती है। फिर उसके अलावा ये कि अमेरिकन इकनॉमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इकनॉमी रिसेशन में जा सकती है, क्योंकि पहले ही न तो रशिया का तेल आ रहा है ठीक से मार्केट के अंदर, ना ही ईरान का तेल आ रहा है। ये बड़े तेल के प्रोड्यूसर हैं। फिर उसके अलावा वेनेजुएला का भी तेल बहुत कम है जो आया है, और फिर कब्जा तो कर लिया तेल के ऊपर, मगर वहाँ से तेल निकालने में अभी कम से कम 5 साल को लगेंगे। तब तक वेनेजुएला के अंदर क्या हालत हो जाएगी ये नहीं सोचा जा रहा। ये जो सिंपल तरीके इन्हीं ने अडॉप्ट किए हैं कि हम सबको लूट के वहाँ से ले आएंगे और फिर उसके बाद अपने को इस्टेब्लिश। बताइए, वेस्टर्न अलायंस, यूरोपियन यूनियन से भी उनकी लड़ाई है, पूरी दुनिया से इस समय उनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। अमेरिका बिल्कुल ग्लोबली आइसोलेट होता जा रहा है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको पूरा हो पाएगा। इसी के वहाँ पे टैरिफ के चलते हुए जो परेशानी आई, डॉक्टर पाशा ने काफ़ी डिटेल से बता दिया, मैं नहीं बताना जाना चाहूँगा। लेकिन ये है कि ये जो उनके जो डेफिसिट है और फिर उसके बाद उनका जो डेट है वो लगभग $37 ट्रिलियन का उनके ऊपर उधार है। 37, अभी उनको इमीडिएट $3 ट्रिलियन की और ज़रूरत पड़ रही है। अब पहले ये डेट जो होता था वो बॉन्ड्स निकालते थे, बॉन्ड्स के ज़रिए लोग ख़रीद लेते थे, अमेरिकन इकनॉमी में पैसा आता था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। वो कोई बॉन्ड्स, कोई भी देश जो है वो ख़रीदने पे नहीं तैयार है। लोकल भी 2 बार उसका अनाउंस हुआ, इससे पहले भी हुआ, उसमें भी हमने देखा काफ़ी कमी रही, पूरी तरीके से नहीं बिक पाए। फिर उसके अलावा अब ये है कि ये जो इनके जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहे थे लोगों के, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो वापस आ नहीं रही, मगर दूसरी प्रॉब्लम है खड़ी होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है अब वो डॉलर में ट्रेड नहीं बल्कि लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका में आजकल, अमेरिका में जो कुछ भी अमेरिका की इकनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है
वो अमेरिकन डॉलर है, जो कि इंटरनेशनल करेंसी है। अब ज़्यादातर देश कह रहे हैं कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे आपस के अंदर, या ब्रिक्स एक बन रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर डॉलर दूसरी लोकल ट्रेड बढ़ जाता है, ऑलरेडी 20% डॉलर का इरोजन हो चुका है। इसी इरोजन के कारण से, कमी की वजह से आप देखिए गोल्ड के जो प्राइस बढ़ रही है, वो उसका मेन वजह यही है, क्योंकि ज़्यादातर देश इस समय गोल्ड खरीद रहे हैं। डॉलर के ऊपर अपनी उनकी जो निर्भरता है, या जिस तरीके से डिपेंडेंसी है, उसको कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्राइसिस बहुत सीरियस है, और जो युद्ध है या जंग है, जंग के ज़रिए से मसले हल नहीं होते और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ट्रम्प साहब इस वक्त ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी क्राइसिस में डाल दिया। अब इंटरनल जो मसले शुरू हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रुक पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए शायद रुक जाएं, ये बार बार उलझेंगे, इसलिए कि ट्रम्प की जो पॉलिसी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसी है, वो काफ़ी हद तक फेल हो चुकी है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सड़कों के ऊपर ये जो एहतजाज है मुसलसल बढ़ रहे हैं। माजी में भी हमने एहतजाज देखे हैं, अब ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ा रहे तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपके पास में आना चाहूंगे। ट्रम्प जब आए थे अमेरिका में, तो जब उन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी, तो एक बिजनेसमैन की छवि लेकर आए थे, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया। लेकिन धीरे धीरे जो इनकी एक हसद है, ये लुटेरे की शक्ल में ज्यादा तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आप ड्रग्स का नाम लेकर, ड्रग्स माफिया को सपोर्ट करने का नाम लेकर, आप किसी देश के ऊपर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां के ऑयल जखीरे जो हैं उनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के नाम पे आप क्या उत्पात मचा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज आपको आंखें दिखा रही हैं। जियो पॉलिटिक्स में आप इसे कैसे देख रहे हैं, और ट्रंप किस हद तक अकेले पड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर? देखिए शबनम, सबसे बड़ी बात तो ये आप सही कह रही हैं कि ट्रंप एक बिजनेसमैन की छवि लेके आए थे, लेकिन वही शायद उनके लिए सरदर्द साबित हुई है, क्योंकि ट्रंप उस बिजनेसमैन की छवि से ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। एक पॉलिटिशियन, एक स्टेट्समैन, एक डिप्लोमेट की छवि नहीं स्थापित कर पाए। वो एक बिजनेसमैन ही बन के रह गए, और वो हर चीज़ को एक डील के तरह से देखते हैं और अपने को एक डीलर मानते हैं, और हर एक चीज़ में, और ना तो उनको भाषा, सम्यक भाषा आती, भाषा की तमीज़ है, और न व्यवहार की तमीज़। तो वो एक तरह से एक गली के गुंडे दादा की तरह बिहेव कर रहे हैं कि मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें अगवा कर दूंगा। यही उन्होंने मदुरो के साथ किया है, और ग्रीनलैंड के लिए भी यही वो कर रहे हैं। तो अब देखिए, मदुरो के साथ जो किया, उस पर कुछ हद तक अमेरिका के एक सर्वे में कुछ हद तक लोगों ने माना, लेकिन जो ग्रीनलैंड के साथ किया, उस पर एक सर्वे आया था, उस सर्वे के हिसाब से 68% से ज़्यादा लोग इनके ग्रीनलैंड पे बयान की खिलाफत करते। और अभी देखिए, अगर खुदा न खास्ता बड़ी जल्दी उनके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन टैरिफ की चुनौती को लेके आ गया, टैरिफ के अधिकार को, कि क्या उन्हें टैरिफ लगाने का हक है बिना कांग्रेस के परमिशन के, अगर उनके खिलाफ आ गया तो ट्रंप की जान खतरे, ट्रंप की गद्दी एकदम हिल जाएगी। और इसीलिए आपने देखा, उतना ही नहीं, उसके पहले आपने देखा होगा कि हालत यह है कि रिपब्लिकन्स भी कई ट्रंप के खिलाफ ओपनली, खुलेआम ट्रंप के खिलाफ बगावत करने लगे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी वर्कर्स की उसमें को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई, आप जो अभी मिड टर्म इलेक्शन, जो थोड़े बाई इलेक्शंस होते हैं सीनेट के, उसमें आप रिपब्लिकन को जिताइए, नहीं तो अगर रिपब्लिकन नहीं जीतेंगे तो मेरे ऊपर इम्पीचमेंट हो जाएगा और मुझे गद्दी से हटना पड़ जाएगा और रिपब्लिकन पार्टी की हार होगी। तो ट्रंप को खुद ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने कई गलतियां की हैं। एक देखिए, अमेरिकन जनरली, मैं तो नहीं जानता कि अमेरिकन इतने बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन कम से कम उनकी पार्टी के उनके सलाहकार भी इतने बेवकूफ़ होंगे, मुझे नहीं अंदाज़ा था। ट्रंप शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मैंने कई जंगें रुकवाई हैं, मैं 2025 के नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार हूँ। उनको पता नहीं क्यों किसी ने नहीं समझाया कि प्राइमा फेसी वो उसके लिए उन्हें कंसीडर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 2025 का नोबेल प्राइज़ किसी भी सब्जेक्ट का वो
2025 के 1 जनवरी से पहले हुए कामों के लिए दिया जाता है। जी। और भाई आप तो भाई साहब आए ही 20 जनवरी को गद्दी पर है। 10 दिन में आपने क्या ऐसा तीर मार लिया कि आप कहने लगे कि आप नोबेल पीस प्राइज के हकदार हो गए? तो आप तो कंसिडरेशन जोन में ही नहीं थे। फिर भी पाकिस्तान ने इनको नॉमिनेट कर दिया, कुछ और लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया। उनके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो इसके हकदार है। उनकी प्रेस सेक्रेटरी ये कह रही है व्हाइट हाउस की कि नहीं नहीं वो उनके हकदार हैं और उन्हें चाहिए वो। तो मैं नहीं समझता कि ये सारा खेल वैसे ही जैसे कहानी था ना कि कौन कहे कि राजा ने कपड़े नहीं पहने, वैसे ही राजा के सारे दरबारी अब चापलूसी करने में लगे। लेकिन आम अमेरिकन अभी भी मेरे ख्याल से इतना बुद्धिमान है, इतना दानिशमंद है कि उसको ये लग रहा है कि ये आदमी एक जोकर के सिवा कुछ नहीं हो पाया है। कि आपने ईरान के ऊपर कह दिया हम ये कर देंगे, आपने ईरान को कह दिया कि आपने ईरान पे हमला कर दिया और कह दिया कि हमने आपके सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस नष्ट कर दिए। और तो उसके तीसरे दिन और वो 10 साल तक कुछ नहीं फिर से उभर नहीं सकता। तीसरे ही दिन आप बयान देते हैं कि अगर वो उभरा तो हम ये कर दें। भाई अगर आपने नष्ट कर दिए तो उभरेगा कैसे? आप कह रहे हैं कि नहीं उभरेगा तो आप क्यों कर रहे हैं? सारी चीजें झूठ के एक एक भ्रम के ऊपर एक ताना बाना बुना जा रहा है अमेरिका में उनकी सरकार द्वारा। और अमेरिकन भी अब इसको जान रहे हैं। अमेरिकन भी जान रहे हैं कि अगर उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ देखिए ट्रम्प टैरिफ लगा दिया। जब हिंदुस्तान के खिलाफ टैरिफ लगाया उसके बाद हमने 2 बड़े काम किए। एक तो ये देखिए ब्रिटेन के साथ एफटीए हो गई और दूसरे कल ईयू के साथ एफटीए होने जा रहे हैं। ईयू जो कि अगर उसकी टोटल जीडीपी मिला दी जाए ईयू की तो 21.5 ट्रिलियन डॉलर होती है, अमेरिका से 2/3। तो अगर हम ईयू के साथ एफटीए करके अपने सारे एक्सपोर्ट उनको डाइवर्ट करेंगे तो 50% के टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। और यही हुआ है। अभी भी उससे बहुत ही मामूली हस्बे मामूल फर्क आया है हमारी इकोनॉमी में उनके टैरिफ से। तो वो जान गए हैं, उनके लोग भी जान गए हैं कि अब जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी धमकी दे रहे हैं, वो उसका कोई रिजल्ट, कोई उसका कुछ उससे हासिल होने वाला नहीं। तो अब अमेरिकी आवाम भी उनके खिलाफत में उतरेगी। आप देखिएगा जल्दी है। अभी तो कैलिफोर्निया मिनियापोलिस की ही बात है, और जगहों पे भी ऐसे प्रदर्शन होंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, एक वर्ड का भी यहाँ पर जिक्र किया जेके त्रिपाठी सर ने, जोकर। ट्रंप की जो छवि है वो जोकर के तौर पर नजर आ रही है। कई हास्यास्पद वाकयात ऐसे सामने आए हैं जिसको देखकर सुनकर हंसी भी आती है, जिस तरीके से दावे करते हैं। ईरान का एग्जाम्पल अभी यहाँ पर दिया गया। इस बीच अमेरिका की मईशत की अगर मैं बात करूं और अमेरिका की जो डॉलर की पकड़ थी जिसका जिक्र कमर आगा सर ने भी किया, 20% डिक्लाइन हुई है। अमेरिका के लिए कितना बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है ये, क्योंकि अब दूसरे देश जो है अपनी लोकल करेंसी में अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और भी ऐसे मुल्क होंगे जो शामिल होना चाहते हैं इसमें। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है, आज कुछ कहते हैं कल कुछ बदलते हैं, ये लोगों को परेशान कर रही है कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक है या कुछ और प्रॉब्लम है इनकी। देखिए, आर्थिक स्थिति तो काफ़ी गंभीर है, जैसा हमने सब चर्चा किया, और लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अमेरिकियों को ये हो रही है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और झूठ पे झूठ बोल के, वादा पे वादा करके जो है ये कुछ न कुछ संकट में अमेरिका को ले जा रहे हैं, एक के बाद एक अनएंडिंग है। इसका कोई अंत ही नहीं दिखता उनको। कि वो परेशान है कि हमारे दोस्त मित्र जो यूरोप में हैं या कनाडा में है, ये कौन है अमेरिकी? ये सब वही गोरे लोग हैं जो यूरोप से, आयरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, यहाँ से वहाँ से गोरे लोग आए। तो अब उनके रिश्तेदार हैं, सदियों का कनेक्शन है। अब उनके खिलाफ भी जाना जो है अमेरिकी पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये खुद इमिग्रेंट होके हमारे रिश्तेदारों को रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं, उन पे टैरिफ लगा रहे हैं 200% का फ्रांस पे, और नाटो को कमज़ोर करना चाहते हैं वगैरह बोल के।
तो ये उनकी फ्यूचर के बारे में वो काफी परेशान हैं कि हमने सही काम किया इस आदमी को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट, या ये जो सर्कस में होता है उस तरीके से जोकर का काम कर रहे हैं बोल के। तो ये मुश्किलें जो है सभी अमेरिकी जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से जो है जो इंडस्ट्रीज कारखाने चीन और पूरी दुनिया में फैल गए, उनको वापस लाना बहुत कठिन काम है। और अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ये गुमान है कि अगर वहाँ से दोबारा शुरू करें तो वर्कर्स कहाँ से लाएं? जो वहाँ के अमेरिका के गोरे हैं वो काम करने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है, उनके पास वो सलाहियत भी नहीं है, स्किल्स नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, साइंटिस्ट वगैरह। तो वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर भी जो है मुश्किलों में है कि ट्रंप के बाद 3 साल बाद नया प्रेसिडेंट आएगा और नई नीति अपनाएगा, हमारा क्या होगा बोल के। तो ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, क्योंकि अंदरूनी मामला बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी में बगावत भी हो रही है उनके पॉलिसीज के खिलाफ। तो लोग सभी जगह से परेशान हैं, आर्मी को भेज के, नेशनल गार्ड को भेज के, इमिग्रेशन पे, टैरिफ पे, मागा से लेके, और इजराइल को लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं। गाजा में नरसंहार हुआ, वहाँ शांति लाने की बजाय वहाँ बोर्ड ऑफ पीस ला के जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और वेस्ट बैंक में नरसंहार चल रहा है, और इजराइल का दबदबा और तेज होता जा रहा है। तो डाइवर्ट करने के लिए अमेरिकियों की परेशानियों को सॉल्व करने के बगैर जो है ग्रीनलैंड, ईरान वगैरह के ऊपर उनकी नजरें हैं, और इससे उनका हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये दायरा उनका लगातार बढ़ रहा है। बहुत डिटेल में आपने इसको एक्सप्लेन भी किया है। एक रिएक्शन में कमर आगा सर से लेना चाहूंगी। कमर आगा सर, आपको क्या लगता है, नस्लीय भेदभाव अमेरिका के अंदर एक बड़ी यहाँ पर दिक्कत रही है, और ट्रंप क्या उसे प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इनके साथ बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो काफ़ी रेसिस्ट नज़र आते हैं। नस्ली भेदभाव में उनका यकीन है और वो ओपनली इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अमेरिका की जो पुलिस फोर्स है, इसके अंदर भी काफ़ी रेसिज्म, अब सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैला हुआ है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका और यूरोप के अंदर जो उनका रूलिंग एलीट है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। ये जब भी हमने देखा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आती है या हालात बिगड़ते हैं इकोनॉमिक वजह से, तो हमेशा से वहाँ के ऊपर रेसिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है। ये वहाँ का जो वहाँ और यूरोप दोनों जगह का जो रूलिंग एलीट है वो का एक सेक्शन उसका इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है। हमने देखा 2008 से ये हम देख रहे हैं, जब अमेरिका एक में रिसेशन आया था, जिसको हिंदी में मंदी का दौर कहा गया था पूरी दुनिया, जिससे कि इकनॉमी पे बहुत असर पड़ा था। तब से ये लगातार रेसिज्म हम देख रहे हैं। यूरोप अमेरिका दोनों जगह धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आती है, और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसका जोर नज़र आता है। और फिर पुलिस का भी हमने देखा जिस तरीके से वहाँ के जो काली नस्ल अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, या फिर उसके अलावा दूसरी जो फॉरेनर्स हैं जिनको ये कहते हैं, यानी एशियन और अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन्स, उनके साथ जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं वो भी बहुत शर्मनाक है। और यही नहीं, अब उनकी इकनॉमी इस वक्त पाशा साहब ने भी बहुत डिटेल से और अम्बासडर त्रिपाठी ने भी काफ़ी उससे बताया, लेकिन ये इकनॉमी जो उनकी इस वक्त क्राइसिस है, मुझे नहीं लगता कि इससे आसानी से वापस आ पाएंगे। अमेरिका का डिक्लाइन बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये सोचते हैं कि हम तेल पे कब्जा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और ये आज से नहीं, ये काफ़ी समय से चल रहा है। कि इराक की जंग जो हुई थी इसीलिए हुई थी कि मिडल ईस्ट का तेल ले ले, और ईरान पे उस वक्त भी तय था कि अटैक किया जाएगा, मगर इराक में बिल्कुल
लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं ट्रंप, और ये नुकसान अमेरिका को ही पहुंचा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर है। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अमेरिका का एक वलवला है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर हम देखें उसे सुपर पावर कहा जाता है और उसका वो एक बहुत मजबूत कंट्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये वलवला धीरे धीरे उतरता हुआ नजर आ रहा है, शांत होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं या जो उनकी बातें निकलकर सामने आते हैं, जो एक्शन वो करते हैं, उससे मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगी और डिटेल चाहूंगी कि आप उसके ऊपर दें। ब्रिक्स हमारे सामने है, ग्लोबल साउथ हमारे सामने है। ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा ये होल्ड करते हैं। अमेरिका अलग थलग हो रहा है क्या इसमें? देखिए, अमेरिका की जीडीपी आज के तारीख में लगभग 31 बिलियन डॉलर है, 31 ट्रिलियन डॉलर माफ कीजिएगा, और उसके मुकाबिल ब्रिक्स की जीडीपी, नया ब्रिक्स जो है 10 लोगों का, ब्रिक्स की जीडीपी 32 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा है। सऊदी अरब का निकाल लीजिए तो 31 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। इसका मतलब कि अमेरिका अपने बराबर की ताकत वाले पहलवान को या अपने से थोड़ी ज्यादा ताकत वाले पहलवान को चुनौती दे रहा है। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि एक कुश्ती आप जीत गए तो फिर आप दूसरी कुश्ती वो करेंगे। एक कुश्ती आप जीत गए तो इट विल बी बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। वैसे भी देखिए डॉलर गिर रहा है, कई कंट्रीज ने डॉलर के खिलाफ, रूस ने 2016 से ही डॉलर के खिलाफ अपना नया, उसके स्विफ्ट के खिलाफ अपना नया सिस्टम चालू कर दिया था। चीन ने 2019 में किया, हम भी शायद एक आध महीने में करेंगे नेक्स्ट्रा करके या कुछ ऐसे करके हमारा भी नया सिस्टम आने वाला है। यूपीआई तो है ही। तो उससे देखिए फर्क क्या पड़ेगा कि जब डॉलर में ट्रांजैक्शन कम होने लगे, जब गोल्ड में ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लगेंगे। अभी चीन के पास सोने का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जो कि चीन को दुनिया का सबसे बड़ा सोने के भंडार वाला देश बना सकता है। तो ये होने लगेगा तो नेचुरल है कि डॉलर की साख कम होने लगी है, अभी भी कम होनी शुरू हो गई है, तब ज्यादा तेजी से गिरेगा। तो इसको वो कैसे रोकेगी, इसको अमेरिका कैसे रोकेगा? अभी कोई चारा नहीं है। अगर वो लड़ाई का वो रुख अख्तियार करते हैं तो। दूसरी चीज देखिए यह है कि अमेरिका की इकॉनमी कितने 1%, 1.5%, 2% से बढ़ रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 7% से ऊपर से बढ़ रही है, और दिन ब दिन आज के मतलब अर्थव्यवस्था की, गिरती हुई अर्थव्यवस्था की दुनिया में दिन ब दिन भारत की इकॉनमी, ये IMF कहें या वर्ल्ड बैंक कहें या मूडी कहें या जिसको भी कहें, उनके हिसाब से दिन ब दिन बढ़ रही है। और ग्लोबल साउथ की जो बात, देखिए ग्लोबल साउथ को ट्रंप नकारते रहे हैं। ट्रंप तो ये भी नकारते रहे हैं भूतपूर्व ब्राजीलियन राष्ट्रपति बोल्सोनारो की तरह कि कोई क्लाइमेट प्रॉब्लम है, कोई जलवायु की प्रॉब्लम है, कोई क्लाइमेट चेंज की समस्या है। वो नकारते रहे, लेकिन ये चीज़ें हैं। और अब अमेरिका किस लिए करा? वेनेजुएला को आपने उठा लिया, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को, कोलंबिया पे आंखें तरे रहे, कनाडा को आपने एक घुड़की दी, कनाडा ने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं आपकी बात मानते। तो आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि हमने आपको बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए आमंत्रित किया था, अब हम वो आमंत्रण वापस लेते हैं। एकदम ऐसे ही जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे करते हैं कि तूने मेरी रबड़ ले ली, अब मुझे वापस दे, मैंने तुम्हें रबड़ दी थी, गिफ्ट दी थी, वो तुम्हें वापस दे। ये एक राजनयिक का, एक स्टेट्समैन का, एक पॉलिटिशियन का व्यवहार नहीं होता। और जितना पिछली 20 साल में जितना पिछली सरकारों ने कमाया है अपना नाम, ट्रंप उसको एकदम से जाने अनजाने उसको खत्म करने पर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप भी माने जाएंगे अमेरिकन इतिहास में, यही एक व्यक्ति था जिसने अमेरिका की संप्रभुता को, अमेरिका की नंबर 1 पोजीशन को जानबूझ के बहुत कायदे से खत्म कर। जी ठीक है सर। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अमेरिका की एक तारीख रही है,
जो अमेरिका आज इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, ईरान को लेकर दुहाई देता है या फिर एक्शन लेने की बात करता है, और माजी में उसने लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, उसने किसके लिए? इजराइल की हिमायत में, और बड़े बड़े दावे किए गए और दावों की हवा भी निकली जब हमने तमाम तस्वीरें यहाँ देखी और ईरान को एक बार फिर से मजबूत होते हुए हमने देखा, जो कि सीधे तौर पर अमेरिका को आंखें भी दिखा रहा है। अंजाम क्या होगा उस बात को अभी नहीं करते हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अमेरिका के जरिए जितने ज्यादा बम बरसाए गए हैं इस तारीख में, शायद कोई ऐसी कंट्री हो जिसने ये ताकत रखी हो या फिर ये ताकत दिखाई हो, और आज अमेरिका दूसरी कंट्रीज को यहाँ पर सबक देता है या उनको नसीहत देता है। देखिए, यही डबल पॉलिसी अमेरिका की उसको कमजोर कर रही है और उसका आइसोलेशन बढ़ रहा है। चाहे का जिक्र वियतनाम से लगा हुआ हो या कोरिया से या अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया, यूक्रेन, और लंबी फहरिस्त है जहां अमेरिका जो है बमबारी करके, वायलेंस करके तख्ता पलट दिया है उनका, और वहाँ के सदरों को, प्राइम मिनिस्टर्स को मार दिया है। तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है। लैटिन अमेरिका में तो पूछिए, हर एक मुल्क में उन्होंने दखल अंदाजी की है। तो ये डबल पॉलिसी जो है, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं रूस में, चीन में, ईरान में, लेकिन जब नरसंहार आप कराते हैं हथियार देके इजराइल को, 70,000 से ज्यादा मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े और नौजवानों को मार देते हैं, और इजराइल हर दिन सीज़फायर के बावजूद वहाँ लोगों को मारता है, फलस्तीनियों को, तो आप कुछ नहीं करते, आप वीटो कर देते हैं। उनका देश बनाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में कई रेजोल्यूशंस है, लेकिन उसको भी वीटो कर देते हैं। और पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट आया है, लोग कहते हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जब वही कोर्ट नेतन्याहू के खिलाफ क्रिमिनल करार देता है तो कुछ नहीं करते, और पूरा ICC को जो है सैंक्शंस लगाते हैं। तो हर एक काम जो नहीं करना चाहिए था इंटरनेशनल लॉ के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, या अमेरिका का खुद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो मदुरो को क्या कोई उन पे इल्ज़ाम लगा के बाहर के दूसरे मुल्क के सदर को अगवा करके लेके जाना है? उन्होंने निकारागुआ का भी यही किया, ग्वाटेमाला ने भी इसमें इससे ये किया। तो ये दोहरी पॉलिसी जो है, लोगों को पूरे दुनिया में अमेरिका के खिलाफ नफरत फैल गई है, और इसी वजह से जो है ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है और डॉलर की भी जो है अंदाजी कर रहे हैं लोग, और रूस को हराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के जरिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। अब ताइवान के मसले को लेकर चीन को अलग थलग करना चाहते हैं, और भारत पे भी, जो कि हम 35 सालों से लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताल्लुकात, अब हमारे दुश्मन के साथ मिल गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हम पे ही 50% टैरिफ लगा दिए हैं, और ईरान के साथ तिजारत करे तो और 25%, 75%। तो क्या दोस्त के खिलाफ आप टैरिफ लगाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके लोगों को हथकड़ी डाल के भेजते हैं, और हम जब रूस से तेल खरीदते हैं तो उस पर भी चिंता पकड़ करते हैं और धमकी देते हैं, तो ब्रिक्स के खिलाफ भी हमें दूर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों के साथ भी अमेरिका का रवैया इतना खराब हो गया है, बिल्कुल, इसलिए पूरी दुनिया में जो है नफरत अमेरिका के खिलाफ धीरे धीरे बढ़ रही है, और अमेरिकी भी खुद जानते हैं कि उनका देश अलग थलग क्यों हो रहा है, गलत पॉलिसियां क्यों अमेरिका की जो अभी एक फॉरेन पॉलिसी हम देख रहे हैं वो कमजोर होती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका जिसको चाहे उसको अपना एक तरीके से बंदी या गुलाम बनाने की सोच रख रहा है, जो कि ऐसा होगा नहीं और ना ही हो सकता है। मेरा एक रिएक्शन यहाँ पर जेके त्रिपाठी साहब आपसे मैं लेना चाहूंगी, सवाल है आपसे मेरा, अभी रिसेंटली हमने देखा है यूएन के अंदर जो अभी वोटिंग हुई थी, ईरान को घेरने का पूरा जो अमेरिका ने प्लान बनाया था और घेर भी लिया था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से एक बहुत साफ और क्लियर मैसेज दिया गया कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देंगे, और ये ईरान की हिमायत हमने वोट करके साफ दिखाया। जेके त्रिपाठी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद वो मेरे साथ इस वक्त अभी मौजूद नहीं है स्क्रीन पर। कमाल पाशा साहब, आप इससे रिएक्शन लेना चाहूंगी छोटा सा।
देखिए, अमेरिका जो जो कुछ भी कर रहा है वो उनके वहाँ के लीडर समझते हैं कि वो अपने मफाद में कर रहे हैं। लेकिन इससे जो है पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने लिए अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर और डरा धमका के इस तरह से करना और कोड ऑफ पीस करके पैरेलल यूनाइटेड नेशंस बनाना, ये कोई शोभा की बात नहीं है। तो लोग जो है, अब कोई भी रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा में आता है, चाहे फ़लस्तीन का हो या यूक्रेन का या वेनेजुएला का, तो 150 मुल्क अमेरिका के खिलाफ होते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं। तो इसलिए अमेरिका जो अपना असर और रसूख था, जो प्रेस्टीज था, जो मकबूलियत थी, वो धीरे धीरे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के जो है मासूमों की जान लेके अफगानिस्तान में हजारों के लोगों को मार दिए, इराक में लाखों के लोगों को मार दिया। जिस तरीके से अभी गुरेब में प्रिजनर्स को ट्रीट किया गया या रेंडिशन बोल के उनको दूर दूर लेके गए ग्वांटानामो में वगैरह, तो इससे दोहरी पॉलिसी लेके लोग पूरी दुनिया में परेशान हैं और खुद अमेरिकियों को पता चल रहा है कि उनके सदर क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ। जैसा अभी मिनेसोटा में हुआ, मासूम लोगों को भी रोड पे 10-10, 12 गोलियों से मार दिया जाता है और ये पहला वाकया नहीं है, हर एक स्टेट में हो रहा है। और ये ICI के सोल्जर्स या पुलिसमैन इतने खतरनाक हो गए हैं कि अमेरिकी उनसे डर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। जो तस्वीरें हमने देखी है वो यहाँ पर ये डर साफ तौर पर दिखाती हैं, और जिस तरीके से वो सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं IC के जुगाड़ से, वो साफ नजर आ रहा है किस तरीके से एक शख्स को यहाँ पर शक की बुनियाद पर, ये बहाना भी हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है, शक की बुनियाद पर उसे पकड़ते हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, जब मुखालिफत की जाती है तो सड़क पर उसको पटक दिया जाता है और 5 सेकंड के अंदर 10 गोलियां उस पर दाग दी जाती हैं। ये अमेरिका के अंदर से तस्वीरें हैं, और इस आग को बुझाना ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर नजर आ रहा है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं अमेरिका के अंदर।